Assalamu alaikum Nazareen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हमेशा की तरह एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं. द बेस्ट पार्ट इज दिस, आज का जो शो है वो रहेगा सेहत के हवाले से. और अगर सेहत की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का दैट इज स्किन. और उसकी केयर करना, उसको किस तरह से बेहतर तरीके से रखा जा सकता है, किस तरह से अब हम वर्ल्ड वाइड क्लाइमेटिक जो चेंजेस देखते हैं, गर्मियां हैं तो वो एक्सट्रीम पर हैं, सर्दियां हैं तो वो एक्सट्रीम पर हैं, और अगर उसके साथ ही साथ मूनसून को हम देखें तो उसमें भी अब बहुत सारी फ्लक्चुएशंस आ चुकी हैं. और उसकी वजह से ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ अफेक्ट होती है बल्कि उसके साथ ही साथ हमारी स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जिनके लिए मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में इतनी अवेयरनेस आ चुकी है कि एवरीवन इज लाइक कंसर्न अबाउट देयर लुक्स, देयर स्किन एंड देयर स्किन टाइप्स. लेकिन उसके लिए हमें किनके पास जाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देयर आर वेरी फ्यू पीपल जिनको आप अभी भी पाकिस्तान में ये कह सकते हैं दे आर ऑथेंटिक, और जिनसे आप अगर कंसल्टेशन ले रहे हैं वो कोई XYZ नहीं है. दे हैव स्पेंट देयर लाइफ टाइम्स इन देयर फील्ड्स एंड देन दे कम टू दिस प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू. और उन्हीं में से एक हमारे साथ मौजूद हैं जिनको मेजॉरिटी ऑफ द पीपल राइट नाउ ऑन स्क्रीन जानते होंगे. उनकी क्लिनिकल प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो आई गेस अगर हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं स्पेसिफिकली लाहौर में, किंग एडवर्ड में, मेयो हॉस्पिटल में, एंड देन देयर आर सर्टन अदर मेडिकल कॉलेजेस एज वेल, तो बड़ी कंट्रीब्यूशन है सर की. और डिपार्टमेंट ऑफ अगर डर्मेटोलॉजी की बात की जाए तो उन्होंने एज हेड बहुत टाइम सर्व किया है. मेयो हॉस्पिटल की बात की जाए, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, एंड अदर फ्यू मेडिकल कॉलेजेस एज वेल. उनकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस स्पीक्स इटसेल्फ दैट हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज टू डिवोट इन वन सर्टन फील्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स. वेलकम करते हैं, हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच. You're welcome sir, it's pleasure meeting you after so long. जब हम मॉर्निंग शो पे होते थे तब तो we used to call you every second day कि सर आपने टाइम निकालना है, और आपकी जो एक्सपर्टीज है, आपकी जो बात है, that is like so important to know for the people right now. सबसे पहले तो सर मैं यही जानना चाहूँगी, बीइंग अ टीचर ऑफ टीचर्स आई वुड से, डर्मेटोलॉजी की अगर बात की जाए अब बड़ा डाइवर्सिफाइड हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं. इंटरनेशनली तो ये शुरू से ही था, अब पाकिस्तान में बहुत अवेयरनेस आ गई है. पीपल आर इन्वेस्टिंग सो मच इनटू दिस. दिस इज लाइक बिकमिंग अ वेरी ट्रेंडिंग फील्ड. इवन डॉक्टर्स आर लाइक दैट कि हमने इसी फील्ड में जाना, लाइक वी नीड टू डू दिस. क्यों इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो गई है ये फील्ड और कितनी फ्रूटफुल है? एज अ टीचर मैं आपसे जानना चाहूँगी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बीरा, आप मेरी स्टूडेंट भी हैं और कोलीग भी हैं अब. और जिस तरह आपने मेरा इंट्रोडक्शन कराया, इट्स वेरी काइंड ऑफ़ यू. जिस तरह स्टूडेंट्स टीचर का इंट्रोडक्शन कराते हैं और आप इज़्ज़त देती हैं. पहले भी मैंने जितने आपके साथ प्रोग्राम किए, यू आर ऑलवेज़ वेरी काइंड. आपने कहा शुरू में कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी. बिल्कुल ठीक कहा. इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, द स्किन ऑफ द फेस इज़ द पासपोर्ट टू द सोसाइटी. आपने ये ट्रेंडिंग वाली बात जो की, तो ये ट्रेंडिंग इसीलिए है. देखें, स्किन जो हमारी फेस की है, आप लोग ये जितना जतन करती हैं, ख़वातीन और मर्द, मैं खाली ख़वातीन को ब्लेम नहीं करूँगा, हम लोग जो कुछ ही करते हैं, आपने जनरली हार्डली कोई ख़वातीन मेरे पास आती हैं कि डॉक्टर आतिफ मेरी बॉडी पे स्कार है, पेट्स हैं, बहुत कम जो जिनकी कोई मॉडलिंग हो या शोबिज़ से हो या कोई स्विमिंग करती. अदरवाइज़ फेस जो है वो ऐसी चीज़ है कि एवरीवन, ये जो एस्थेटिक फंक्शन है ना स्किन का, जब हम स्किन के फंक्शंस की बात करते हैं तो स्किन के बहुत फंक्शंस हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशली फीमेल और अब मेल में भी वो एस्थेटिक फंक्शन है. हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, ख़वातीन छोटा मोटा मेकअप करती हैं, हम लोग जो शेव करते हैं सुबह करते हैं, जिन लोगों ने बियर्ड ग्रो की है वो अपना ख़त बनाते हैं और वो अपनी दाढ़ी को साफ. सो फेस का अच्छा लगना, बालों का वेल ग्रूम्ड होना. आपने एक अगर इंटरव्यू पे आना है, मेरे पास आप आ रही हैं कि डॉक्टर आतिफ मुझे आपके पास एक इंटरव्यू पे आना है किसी पोस्ट के लिए, तो यू विल बी अपना इमैक्युलेटली ड्रेस्ड और अपने आप को तैयार होके आ रही हैं. तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो ये अब आजकल सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसने सारा ज़माना बदल के रख दिया. मेरे वालिद ने, अल्लाह बख्शे, प्रोफेसर ग़ुलाम शबीर साहब, ही वॉज द पाइनियर एंड फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान.
डैडी ने सबसे पहले डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट 1960 में मेयो हॉस्पिटल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में बनाया। ये मेरे वालिद की बात कर रहा हूँ। तो आई सर्व देयर एज HOD एंड डिपार्टमेंट, मैं वहाँ से रिटायर हुआ और मैं वहाँ कोई 25 साल रहा किंग एडवर्ड में डर्मेटोलॉजी में। और ये फर्स्ट इंस्टेंस था कि वालिद और बेटा एक ही डिपार्टमेंट में, एक ही इंस्टीट्यूशन में काम किया हो, डिपार्टमेंट को हेड किया और वहाँ से दोनों रिटायर हुए हों। सो इट्स अ ग्रेट ऑनर आई फील फॉर मी। तो उसके बाद मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में 8 साल रहा, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में रहा, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आपको पता ही है। तो बात सबसे बड़ी ये है कि मैंने ये देखा जब हमने प्रैक्टिस शुरू की, मैं बात कर रहा हूँ मुझे 45 ईयर्स हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में। मैंने 1980 में ग्रेजुएट किया था KE से, तो अब तुम सोच लो मेरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी निकल गई है डर्मेटोलॉजी में। हम लोग देते थे क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, लोशन। आप मेरे पास आती हो, कहती हो डॉक्टर आतिफ मेरे चेहरे पे ये रिंकल्स हैं, मेरे चेहरे पे प्लाज्मा पिगमेंटेशन, मैं आपको ट्यूब और क्रीम लिख देता था। नाउ इट इज़ एंटायरली चेंज। ये जो आप ट्रेंडिंग वाली बात कर रही थी, सोशल मीडिया ने इतना बदल के रख दिया है, इतनी अवेयरनेस हमारे लोगों में आ गई है कि अब जो भी खातून और इवन द मेल्स, मर्द हजरात, वो आते हैं, वो आते ही कहते हैं डॉक्टर साहब मेरा बोटॉक्स कर दें, मेरा फिलर कर दें, PRP, मेरा एक्सोसोम्स कर दें, स्टेम सेल थेरेपी कर दें, मेरा रिजुविनेशन लेज़र कर दें, थ्रेड्स कर दें, सो यू नेम ए थिंग, हाइड्रा फेशियल कर दें, माइक्रोडर्म एब्रेजन कर दें, माइक्रो नीडलिंग कर दें, सो यू नेम एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल नाउ। बट वेरी इंपॉर्टेंट, I being one of the most senior persons in dermatology in Pakistan, मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू कन्वे ये करना चाहूँगा, every patient and every skin is not required for a laser therapy. ये बड़ी ज़रूरी बात है। सो हमारे एक ये ट्रेंड चल गया है, आई एम सॉरी टू से, हमारे डॉक्टर्स में भी और नॉन डॉक्टर्स में तो बहुत है कि आप जो भी आता है, आती उसको कह देती हैं कि जी पहले लेटो, लेजर कराओ, 30,000 रुपये जमा करा दो, 25,000 जमा करा दो, 50,000 जमा करा दो। नो कंसल्टेशन, नो डायग्नोसिस। मैंने देखा आप मेरे पास आई, मैंने आपको आके कहा अबीरा आपके तो जब तक लेज़र बोटॉक्स नहीं होगा, आपको तो फिलर की ज़रूरत है, आपको तो माइक्रो नीडलिंग। अब आप तो एक पेशेंट हैं, आपको क्या पता, यू आर ए ले पर्सन, यू डू नॉट नो। आप तो कहेंगी ठीक है, अच्छा जी 50,000 जमा करा दो, 30,000 जमा करा दो, बोटॉक्स करा लो 50। द थिंग इज हम लोगों को बड़ा चूजी होना है सिलेक्ट करने में पेशेंट्स को। एवरी स्किन इज नॉट मेंट फॉर दीज प्रोसीजर्स एंड एवरी डिसऑर्डर इज नॉट मेंट। अगर आपकी पिगमेंटेशन, आपको स्याहियाँ पड़ी हुई हैं, आपको जिसको मेलाज्मा कहते हैं हम लोग, अगर पिगमेंटेशन है, फ्रेकल्स हैं और वो सुपरफिशियल है, तो वो दवाई से भी ठीक हो सकती है। अगर डीप हैं, अगर वो डर्मो एपिडर्मल हैं या डीप डर्मल हैं, उसके लिए हम लोग डिफरेंट प्रोसीजर्स कर सकते हैं। लेकिन हर मरीज़ को ये एडवाइस कर देना कि लेज़र के क्या, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी ग्रैंड मदर, उनकी ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर्स और ग्रैंड फादर, उनके ज़माने में कभी लेज़र हुए थे? कभी उन्होंने डायोड लेज़र हेयर रिमूवल आपकी ग्रैंड पेरेंट्स ने, आपकी नानी, दादी, पुप्पी, खाला ने कभी कराए थे? नो, नेवर। एंड देयर स्किन्स आर सो मच बेटर देन आवर्स। अब एक ट्रेंड ये ऐसा चल गया है कि एवरी फीमेल हु इज़ हेयरी, मेरा कर दो जी लेज़र। फाइन हेयर्स के लिए लेज़र बने ही नहीं है ज़रूर, क्या ज़रूरत है? ये लेज़र हेयर रिमूवल का सबसे पहले पाकिस्तान में मैं लेके आया, आज से 30 साल पहले। पहला आई वॉज द पाइनियर ऑफ स्किन हेयर रिमूवल, ये जो लेज़र का था। तो उस वक्त ये किस लिए होता था? उन बच्चियों के लिए, उन लड़कियों के लिए कि जिनकी हेयर ग्रोथ चेहरे पे बहुत होती थी, हार्मोनल इश्यूज, पीरियड्स की इरेगुलरिटी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, पॉलीसिस्टिक ओवरी। और सबसे बड़ी बात, ये किससे ज़्यादा आते थे? जो सबसे बड़ी बात है, ये होता था गोरे करनू, काले रंग नू गोरा करे, गोरे नू चन वर्गा। ये क्रीमों का जो स्लोगन था, इसमें स्टीरॉइड्स होते हैं, इसमें मर्करी होती है, विच कैन लीड टू मेलिग्नेंसी एज वेल स्किन की। सो ये लगा लगा कि हमारी लड़कियों ने ये शुरू कर दिया जनाब के जी हम गोरा हो जाएं किसी तरह। हर लड़की को शौक़ था, जो आती डॉक्टर आते मुझे गोरा कर दें। मेरी होने वाली सास बड़ी गोरी है, मेरा खामिद होने वाला बड़ा गोरी है, मेरी नंदें गोरी है, मैं भी गोरी हो जाऊँ। वाई डू यू वॉन्ट टू बिकम गोरा? भाई अल्लाह ने जो आपको इतनी अच्छी शक्ल सूरत दी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। हज़रत अली का कौल है कि जब भी अपने आप को किसी से कंपेयर करो, अपने से नीचे को देखो। आप अपाहिज तो नहीं हो, आपकी एक आंख ज़ाया तो नहीं हो गई,
आपको कोई पोलियो तो नहीं हुआ हुआ, आपको डिसेबिलिटी, ये नीचे को देखो और कंपेयर करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सर पॉइंट रेज किया, बिकॉज वी एज अ नेशन आर थिंकिंग लाइक दैट इट इज लाइक अ काइंड ऑफ ब्यूटिफिकेशन, बट इट्स रियली नॉट। आप अपने स्किन के साथ क्या कर रहे हैं, ओनली अ परफेक्ट एंड क्वालिफाइड डॉक्टर नोज इट, और उससे आप खुद नहीं जाकर बताना चाहिए, एंड दैट इज वेरी हार्मफुल एज वेल। अच्छा सर, आपने जैसे गोरे होने की बात की, गोरे होने के कुछ प्रोसीजर्स पे अगर हम आ जाते हैं, अभी हम सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग जो सुनते हैं, लेमैन भी, कोई भी लड़की आ जाएगी आकर कहेगी कि मुझे ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स लगा दें, मुझे ग्लूटाथियोन खिला दें, कुछ भी करें, मुझे बस गोरा कर दें, मेरी चमड़ी जो है वो बदल जानी चाहिए। लिटरली द पीपल स्पीक लाइक दैट कि मतलब बिल्कुल हमारे रंग तब्दील हो जाने चाहिए। सर, ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस की क्या हकीकत है? क्या ये फ़ायदेमंद हैं? क्या ये नुकसानदेह हैं? क्या ये गोरा करते हैं या नहीं करते? बड़ा इम्पॉर्टेंट और पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा। आपको एक बात बताता चलो, FDA से ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस आर नॉट अप्रूव्ड। ओह गॉड। फेडरल ड्रग अथॉरिटी द एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस को, जो हम गोरा 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 करने वाले लगाते हैं, ये अप्रूव नहीं किया। और इन इंजेक्शन के साथ रीनल कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, किडनी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यूरिया क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है, प्रोटीन्स किडनी में आ जाती हैं। तो ये बिल्कुल, मैंने आज तक, अब मैंने बताया 45 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस में, मैंने एक टीका नहीं कभी लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसीलिए नहीं लगाया कि आप मेरे पास आती हो, डॉक्टर आते मुझे गोरा कर दें, ये मैंने सुनी, मैं आपको ड्रिप में टीके डाल के लगाता चला जाऊं। कल को आप एक यंग बच्ची हैं, आपकी शादी नहीं हुई और आपको पता चले कि आपकी किडनी में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, आपको रीनल फेलियर हो रहा है, आपको प्रोटीन में किडनी में आने लग गई हैं, तो आपकी तो ज़िंदगी तबाह हो गई यंग एज में। सो ये पहली बात तो ये है कि अभी तक FDA से ये पूरी दुनिया में अप्रूव नहीं है। पाकिस्तान एक वाहिद पूरी मुल्क है, दुनिया में नहीं पूरी है। दुनिया FDA अप्रूव करेगी तो तो फिर ये ग्लूटाथियोन पाकिस्तान में वो होता है जो पूरी दुनिया में नहीं होता, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, तो बाहर भी मतलब इट्स नहीं यूज हो रहा? अभी मैं आया हूँ 3 दिन पहले इंग्लैंड से। अमेरिका में बहुत जाता हूँ, पूरी दुनिया में मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, मीटिंग पे, कॉन्फ्रेंसेस पे, अभी तक FDA ने अप्रूव नहीं किया। तो देखें, हम वो काम करते हैं जो दुनिया नहीं करती, जो बाकी दुनिया में नहीं है। सो अल्टीमेटली ये लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ गोरा करने का। हम लोग बिल्कुल आपका चेहरा, मेरे पास ख़वातीन आती हैं, हम खुद क्रीम्स, लोशंस और जेल देते हैं। हमारे पास लेज़र भी अवेलेबल हैं, रिजुविनेशन स्किन लेज़र आ गई हैं, माइक्रोडर्म आ गई है, पीलिंग आ गई है, हाइड्रा फेशियल हम करते हैं, और हम जो लोशंस और क्रीम बनाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं उसके। वी गेट 100 बहुत अच्छे। जो डीप होती है, बेहतर एक खातून है, उसके 3-4 बच्चे हुए और वो C सेक्शन के साथ हुए, 1-2 उसकी मिस कैरेजेस हो गई, अबॉर्शंस हो गई, उसका डीप मेलाज़मा होगा। मेलाज़मा किसे कहती हैं? जब बटरफ्लाई रैश चेहरे पे बन जाता है, छाइयाँ, उर्दू में छाइयाँ भी कहती हैं। उन लोगों के लिए ज़रा प्रॉब्लम आती है कि जी ये बार बार, लेकिन वो भी ठीक हो सकती हैं। फिर हम क्रीम देते हैं। अच्छा, गोलियाँ, टैबलेट्स भी मार्केट, अच्छा जो ग्लूटाथियोन की टैबलेट्स हैं उनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। अच्छा, आप टैबलेट फॉर्म में ग्लूटाथियोन ले सकते हैं, लेकिन IV इंजेक्टेबल आपने नहीं लेना। ये यानी FDA कहती है, हम तो जो जहाँ से ये अप्रूवल होती है तो वो कहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता होता हूँ उन ख़वातीन को कि जिनका कम्प्लेक्शन डार्क है, देखो अल्लाह ताला ने जो आपको बना दिया, वो अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें। जितना कद, जिस्म, शक्ल, सूरत अल्लाह बनाता है ना, आपको तो हम तो नहीं चेंज कर सकते। अच्छा, अब हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। आप मेरे पास आएँ, डॉक्टर आतिफ मेरी स्किन को बेहतर कर दें, मैं बिल्कुल क्रीम्स दूंगा, चेहरे पे ग्लो आ जाएगी। मैं आपको लोशन दूंगा, ग्लो आएगी। मैं आपको टैबलेट्स दूंगा, ग्लो, प्रोसीजर्स करूंगा, ग्लो आ जाएगी। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि आप मुझे टाइप 1 स्किन बना दें जो यूरोप और अमेरिका और, वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जेनेटिकली आपकी जो स्किन है, देखें ना, आप अगर आपका रंग फेयर है तो हो सकता है आपकी मदर का फेयर हो, पुप्पो का हो, चचा का हो, ताया को। सो एवरीथिंग अल्टीमेटली बॉइल्स डाउन टू जेनेटिक्स। हर चीज़, हम ये नहीं कहते कि इसकी शक्ल अपनी खाला से मिलती है, इसकी मामू से मिलती है, ये अपने चचा पे, इसका कद चचा पे चला गया, इसका कद पुप्पो पे चला गया। और जनरली मदर क्या करती हैं,
अगर बच्चा खूबसूरत हो तो वो कहती हैं नानकों पे चला गया, और अगर काला हो तो कहती हैं दादी के अंदर चला गया। बिल्कुल ऐसे ही है। बट सर, जिस तरह से हम बात करते हैं गोरे होने की, अगर हमने बात की है कि मतलब बहुत सारा ज़्यादा लोगों में, आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया कि ग्लूटाथियोन की जो टैबलेट्स हैं दैट कैन बी टेकन, बट इन टर्म्स ऑफ इंजेक्टेबल्स इट्स स्टिल नॉट अप्रूव्ड फ्रॉम FDA, एंड आई थिंक दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ये तो बिल्कुल इसी तरह से हम खुद मार्केट से जहर खरीद कर हम खाते जा रहे हैं, और स्लो पॉइजनिंग करने के बाद में हम डॉक्टर्स को कहेंगे। अच्छा सर, अभी अगर हम बात करते हैं फिलर्स की, फिलर्स आजकल इतने ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गए हैं कि लोग अपनी बच्चियों को भी खुद करवाने जा रहे होते हैं। लाइक हमारी बच्ची की शादी होनी है, कुछ फिलर्स हो जाएं तो मेकअप अच्छा लगेगा, ब्राइड अच्छी लगेंगी, बाद में हम डिज़ोल्व करवा लेंगे। अच्छा, जो फिलर्स का ट्रेंड है, क्या आप इसको समझते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? मैंने आपको शुरू में वीरा ये बताया था, कोई भी प्रोसीजर आप कराएं सबसे पहले तो डॉक्टर को ये डिटरमिन करना है क्या ज़रूरत है कि नहीं है। ज़रूरत है कि आपने देखिए क्वैक्स के पास प्रॉब्लम आजकल क्या, अताई डॉक्टर जिन्हें अंग्रेजी में क्वैक्स कहते हैं, ये पूरी मार्केट में बैठे हैं। अब मुझे आप ये बताएं, ब्यूटी क्लिनिक्स की जो लड़कियां बैठी हैं ब्यूटी सैलून्स और पार्लर्स में, इनका क्या काम है? ये फिलर करें, बोटॉक्स करें, PRP करें, ये लेज़र करें, ये माइक्रोडर्म करें, क्यों करें? अब मेरे पास आप आती हैं, डॉक्टर साहब मुझे ब्राइड बना दें, आप मेरा ब्राइडल मेकअप कर दें, तो मैं आपका मेरी जॉब तो नहीं है। मैं आपको क्या कहूँगा, बेटा मेरी जॉब ब्राइडल मेकअप नहीं है। आई एम नॉट ए ब्यूटिशियन, आई एम नॉट ए पर्सन हु इज़ वर्किंग इन ए सैलून। अच्छा, आप मुझे कहें डॉक्टर आते मुझे मैनिक्योर पेडिक्योर कर दें, मेरी जॉब नहीं है। बालों की स्ट्रीकिंग कर दें, मेरी जॉब नहीं है। हर बंदे को उसकी जॉब करनी चाहिए। अब मैं ये कहता होता हूँ, जो आपने बात की है, सबसे ज़रूरी जो बात है कि जब आपने अपने डॉक्टर जो क्वालिफाइड डॉक्टर है उसके पास जाना है और उससे जाके फिलर्स की बात करनी है। अच्छा, फिलर्स का ट्रेंड क्यों ज़्यादा आ गया, मैं आपको बता देता हूँ। फिलर्स का चक्कर ये है कि आजकल जो लिप्स बड़े स्लीक होते हैं, तो वो बच्चियाँ चाह रही हैं जी अपर लिप या लोअर लिप को बाहर यानी फिलर लगा के तो इसको एलिवेट किया जाए। एक ये ट्रेंड हमारा चल रहा है सोशल मीडिया पे भी। उसके बाद उसके अलावा क्या हो गया, उसके अलावा ये हो गया कि फिलर्स हमने स्किन में भी लगाने हैं। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ, ये वन टाइम प्रोसीजर नहीं है। अच्छा, हाँ, यानी लोग बिल्कुल कोई भी प्रोसीजर, बोटॉक्स, फिलर्स, PRP, हाइड्राफेशियल, थ्रेड्स, एक्सोसोम्स, नो प्रोसीजर इज वन टाइम। ये एक दफ़ा आपने स्किन छिड़वा ली, बस आपको फिर पक्का कस्टमर बनना पड़ेगा हमारा। अच्छा, यानी कि ये जो बड़े बूढ़े कहते हैं, फैमिलीज अम्माएं बहुत सारी कह रही होती हैं कि एक बार अपने चेहरे पर हाथ लगवा लोगे उसके बाद लगवाते ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, वो जो बड़े बूढ़े कहते हैं बिल्कुल बात उनकी ठीक है। और ये फिर एक दफ़ा क्या होता है, बेचारे वो खामिन वो फंस जाते हैं जिनकी बेगमात उन्हें कहती हैं अब 6 महीने हो गए फिर 50,000 दे दो, 3 महीने हो गए मैंने फिर प्रोसीजर करना है 80,000 दे दो। और अब वो जो एक्सोसोम्स है उसका तो 1.5 लाख रुपए का एक प्रोसीजर है बालों के लिए। तो अब तो चीज़ें जो है ना, तो एक दफ़ा प्रोसीजर जब आपने शुरू करा लिया तो ये बात याद रखनी है कि दैट प्रोसीजर वुड बी देयर वर्चुअली टिल द टाइम यू आर अलाइव। ये आप उसको छुटकारा नहीं मिल सकता। अच्छा सर, अभी हमने कुछ 1-2 केसेस देखे हैं। अगर हम बात करें टीवी इंडस्ट्री की, मीडिया इंडस्ट्री की, तो कुछ हमसाया मुल्क में भी 1-2 ऐसी अमवात हुई हैं यंगस्टर्स की, यंग लेडीज़ की, जो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स ले रही थी और उसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ है, जिसकी वजह से एक क्योस सा जो है वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मचा हुआ है। शेफाली बग्गा की जो डेथ हुई है, एंड शी वाज ऑन एंटी एजिंग सप्लीमेंटेशन, और जिस दिन उन्होंने ली वाइल फास्टिंग उनकी डेथ हुई विद कार्डियक अरेस्ट। सो डू यू एक्चुअली हैव फेस so many people around you like that? क्या ख़वातीन को या मर्द हज़रात को एंटी एजिंग ट्रीटमेंट लेने से पहले सोचना चाहिए और they can cause death or not? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपने जो ये जिक्र किया है, हमारे नेबरिंग कंट्री में एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट की डेथ हुई। देखिए, कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले मुझे आपकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन करानी है। बिल्कुल, मुझे आपकी टोटल जितने भी है ना, वो जब तक मैं आपकी सारी रिपोर्ट्स और टेस्ट ना करवा लूँ मुझे शुरू नहीं करनी चाहिए। और ये जो एंटी एजिंग टैबलेट्स हैं, जो पिल्स हम देते हैं, ये कोई चॉकलेट्स या कैंडीज नहीं है कि आप खाती हैं चबाती हैं तो पता ही नहीं चलेगा, बड़ा मज़ा आएगा एंड यू आर हैविंग फन। हर पिल के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, किस डोज में लेनी है, कितनी लेनी है। और अब मार्केट में इंजेक्शन हैं, ओजेम्पिक है,
मंजारो है, क्रिसेंडो है, बहुत इंजेक्शन आ गए लगाते हैं लोग, उसके साथ बहुत कॉम्प्लिकेशन। अब मेरे पास औरतें आती हैं, डॉक्टर साहब मैं बहुत हेवी हूँ और मैं तो अपना वज़न कम करना है, मैंने सुना जी ओज़ेम्पिक मंजारो के इंजेक्शन लग रहे हैं, और वो खुद नहीं, वो सब क्यूटेनियस लगाते हैं इंसुलिन सिरिंज के साथ, जिस तरह लोग इंसुलिन लगाते हैं। लेकिन ये बात याद रखनी, इन सब चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपने जब तक अपने आप को टोटली इन्वेस्टिगेट नहीं करना, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर लेवल, आपके लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, जब तक ये नॉर्मल नहीं होंगे, आपकी विजन, अभी मैं देख रहा था कि कुछ इंजेक्टेबल पेशेंट्स में जिन्होंने लगवाई हैं फॉर रिड्यूसिंग वेट, उनकी विजन लॉस हो गई है, एक आंख से उनकी बिनाई चली गई है। हाँ, विजन लॉस हो गया है, विजन लॉस उनकी हुई है, एक आंख की बिनाई चली गई है। तो इस वजह से जो आपने बात की है ना ये वाली, इसकी ये एंटी एजिंग पिल्स की और ये वाली, जब तक सबसे पहले बात तो ये है, यू मस्ट कंसल्ट योर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो होता है ना, ये इसका काम होता है। एंटी एजिंग पिल्स लेने के लिए वो आपको पहले देखेगा, आपको थायराइड का एग्जामिन कराएगा, आपकी शुगर लेवल कराएगा, आपके ब्लड के फंक्शन कराएगा, फिर आपने अगर अपने आप को ओज़ेम्पिक के या मंजारो के इंजेक्शन लगवाने हैं, यू मस्ट कंसल्ट योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और उससे बात करें कि वो आपको देखे, आपकी सिस्टम को पूरे को वैल्यूएट करे, आपको एसिडिटी तो नहीं है, आपको गैस्ट्रिक अल्सर तो नहीं है, आपको अल्लाह ना करे कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है, क्रोन्स डिजीज़ तो नहीं है। सो ये सारी चीज़ें देखें। एक बात याद रखें, कोई भी प्रोसीजर कराना हो, जो इंटरवेंशनल की बात मैं कर रहा हूँ, नॉन इंटरवेंशनल की बात नहीं कर रहा, इंटरवेंशनल प्रोसीजर्स आपको बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन सब करवाना। ट्रू, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं पीआरपीज़ के लिए भी खुद से आ जाते हैं और खुद से ही कह देते हैं कि हमने देखा था इंटरनेट पे कि हमें फेस की पीआरपी करवानी चाहिए, हमें बालों की करवानी चाहिए, अंडर आई पीआरपीज़ करवानी चाहिए। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ फॉर एनी डॉक्टर टू एजुकेट पीपल अबाउट इट? देखिए पीआरपी जो है ना, इससे क्या बनता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आपका हमने ब्लड ड्रॉ किया 20 ml के करीब आप ही का, उसको हमने सेंट्रीफ्यूग किया, उसमें से कोई 10 to 12 ml प्लेटलेट्स निकल आए और उसको हमने इंजेक्ट कर दिया आपके स्किन में। अगर पिट्स और स्कार्स हैं, चिकन पॉक्स के बाद, एक्नी के बाद वो जो खड्डे और गड़े पड़ जाते हैं, या सर में अगर आप यंग एज में हैं, एट योर एज, इस एज ग्रुप में, तो हम उसमें सर में वो इंजेक्ट करते हैं। महीने बाद एक सेशन होता है, 5-6 सेशन में अबाउट 70-80% रिकवरी हो जाती है। ये तो बिल्कुल नोन है और इसके साइड इफेक्ट्स कोई नहीं होते। अच्छा, पीआरपी के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं अगर ऑथेंटिक लोगों से, अगर ऑथेंटिक के पास आप आएंगे, अगर आपका प्रॉपर डॉक्टर क्वालिफाइड है। और डॉक्टर क्वालिफाइड कौन होता है? जिसने ये काम करने हैं। नंबर 1 डर्मेटोलॉजिस्ट, नंबर 2 प्लास्टिक सर्जन। अब देखिए ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आप एक डॉक्टर हैं, आपके और मेरे पास अभी एक औरत आए, कहे मेरी डिलीवरी कर दें, अभी ना आप कर सकती ना मैं कर सकता हूँ। नो डाउट वी आर डॉक्टर्स, हमने पढ़े हुए, हमने एमबीबीएस किया हुआ है, एंड हमारी डिग्री पे क्या लिखा होता है? एमबीबीएस की डिग्री पे वी बैचलर्स इन मेडिसिन एंड सर्जरी। एंड जब हमें डिग्री मिलती है और जब पीएमडीसी के रजिस्ट्रेशन, तो उस पर क्या लिखा होता है कि वी कैन ओनली प्रैक्टिस दीज स्पेशलिटीज जब तक हमने स्पेशलाइज ना किया हो। अब होता यह है कि इसी वजह से मैं अपने मरीज़ों को ये कहता हूँ कि हम लोगों को वो काम करना है जिसके लिए हमने स्पेशलाइजेशन की हुई है। मेरे पास कोई मरीज़ आते हैं, डॉक्टर साहब आपको स्किन एलर्जी को डील, मेरा फ्लू बहुत होता है, नाक भी गला भी बंद होता है। मैं कहता हूँ जी मेरी ये फील्ड नहीं। डॉक्टर साहब नहीं, आप स्किन के एलर्जी के डॉक्टर हैं। मैं कहा मैं एलर्जी स्किन की करता हूँ, गो टू एन ईएनटी डॉक्टर। अच्छा, ये लोगों को समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि हर डॉक्टर जो है, डेफिनेटली जीपीज आर टोटली डिफरेंट, बट जब आप स्पेशलाइजेशन की तरफ आ जाते हैं तो यू आर टोटली अ डिफरेंट डॉक्टर नाउ। आप हर मतलब लोगों को ये भी एक सर बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहूँगी आप क्लियर करें। लोगों को लगता है कि अगर कोई एक डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट रूमेटोलॉजी। अगर रूमेटोलॉजिस्ट है तो उसको 100% पता होना चाहिए व्हाट इज अबाउट स्किन मॉर्फोलॉजी, और डर्मेटोलॉजिस्ट हैं तो उन्हें पता होना चाहिए गायनेकोलॉजी, बिकॉज डॉक्टर तो हम बने ही है ना, उनकी ये थॉट होती है। तो मैं लोगों की जनरल अवेयरनेस के लिए ज़रूर चाहूँगी आप ज़रूर बताएं दैट व्हेन यू आर डूइंग अ स्पेशलाइजेशन यू आर अ डॉक्टर बट फॉर दैट सर्टेन फील्ड। हम हर चीज़ के अकले कुल नहीं हो सकता कोई डॉक्टर भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए जीपी जो होता है ना, जनरल फिजिशियन,
जो प्राइवेट प्रैक्टिस जीपी की करते हैं उनके पास तो ये जाते हैं, और जीपी का काम होता है कि दवाई वर्चुअली दे के और फिर रेफ़र कर दे टू द स्पेशलिस्ट। अब जो आपने बात की, अब मेरे पास लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मेरी आंखें लाल रहती हैं और मेरे नाक से पानी और आंखों में ख़ारिश रहती है, मैं तो आपका नाम सुन के आया हूँ, बहुत नाम है, मैं तो कोई 600 किलोमीटर से एलर्जी को, अब मैं आंखों की एलर्जी को डील नहीं करता। कंजंक्टिवाइटिस मेरा काम ठीक करना नहीं है, आई की एलर्जीज को काम ठीक, मैं फिर उनको कहता हूँ गो टू एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट। नाक गला खांसी है, गो टू एन ईएनटी सर्जन। अब लोग आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दमे की तकलीफ़ है, मेरा सांस जो है, मुझे ये पोलन जब होती हैं, डस्ट पोल्यूशन के साथ बढ़ जाता है, मैं कहता हूँ मेरा काम नहीं, गो टू ए पल्मोनोलॉजिस्ट। मैंने तो देखिए, हम लोगों को ये जो एक एथिकल प्रैक्टिस है ना, हमें उसको फॉलो, वो हम लोग क्या करते हैं, हम हर चीज़ को समेट लेते हैं। एक बात याद रखें, अल्लाह ने जो रिस्क आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलने है। ये कुरान पाक में, हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि जो मुझे मिलना है मुझे मिलना है, 2 वक्त की रोटी मैंने खानी है, मुझे मिलनी है, जो आपको मिलना है वो मिलना है, ना इससे ज़्यादा मिलना है ना इससे कम मिलना है। हाँ हाँ, तो अब अगर मैं बैठ के ये काम करूं कि मैं गायनी को भी ट्रीट करना शुरू कर दूं, उसके अलावा मैं न्यूरोलॉजी को भी ट्रीट करूं, मैं न्यूरो सर्जन भी बन जाऊं, आता मुझे सब कुछ है, ये नहीं मैं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मुझे मेरे वालिद अल्लाह बख्शे गुलाम शबीर साहब कहा करते थे, एक बात याद रखो। मैं कहा क्या डैडी? कहते थे बेटा, डोंट रन आफ्टर द मनी, लेट द मनी रन आफ्टर यू। वो कहते थे कि बेटा तुमने पैसे के पीछे नहीं भागना, काम से काम रखो जो अल्लाह ने दिया है, पैसा खुद तुम्हारे पास आएगा चल के। जब तुम जेन्युइन प्रैक्टिस करोगे, जेन्युइन काम करोगे, अल्लाह ताला खुद तुम्हें तुम्हारी झोली में डालता चला जाएगा। सो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमें पैसे की परवाह नहीं करनी चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला जो मैं कर रहा हूँ मैं सही कर रहा हूँ, मैं अपनी फील्ड के साथ ज़्यादती नहीं कर रहा। अच्छा, अब मुझे याद है एक बात, मुझे लोग पूछते हैं डॉक्टर आतिफ ये किस तरह पता चलता है कि सही स्पेशलिस्ट कौन है, कौन सा सही डॉक्टर है, किसके पास जाना है, किसके पास, हमें क्या पता, हम तो लेमैन हैं, हमें तो कोई कहता है कि जी एलर्जी है, जाओ जाके गायनी वाली को दिखा लो। मैं उनको क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ आजकल मोबाइल किसके पास नहीं है, जो ये रेडी वाला है, स्कूटर वाला है, रिक्शे वाला, सबके पास मोबाइल है। आप मोबाइल पे सिर्फ सर्च करें गूगल पे कि आपके एरिए में अगर मैदे की तकलीफ़ है तो कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, आपको जल्द की तकलीफ़ है कौन सा बेस्ट डॉक्टर है, आँख वाला कौन है, ईएनटी वाला कौन है, सर दर्द का कौन सा है, यानी आपको हर डॉक्टर मिल जाएगा। और वो लोग जिनको नहीं पता इन चीज़ों का, वो मेडिकल कॉलेजेस जितने भी बने हुए हैं वहाँ सारे डिपार्टमेंट मौजूद होते हैं, उन डिपार्टमेंट में प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट जो उसके हेड्स होते हैं मौजूद होते हैं, आप वहाँ जाके दिखा लें। और उन सरकारी अस्पतालों में तो खाली पर्ची फ़ीस है 200 रुपए की, बाकी तो आपको दवाइयाँ भी कई दफ़ा फ्री मिल जाती हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ कि अब प्रॉपर डॉक्टर ढूंढना, क्वालिफाइड डॉक्टर ढूंढना कोई मुश्किल नहीं है। आपने गूगल पे जाना है, सर्च करना है, लेट्स से मेरा नाम आतिफ काज़मी है, मुझे आपने सर्च करना है, गूगल पे जाएं, आतिफ काज़मी, डॉक्टर आतिफ काज़मी लिखें, मेरे पास पहुंच जाएंगी। डॉक्टर अबीरा हैं, डॉक्टर अबीरा प्रैक्टिस करती हैं, गूगल पे डालें डॉक्टर अबीरा, डॉक्टर अबीरा के पास आ जाएंगी। सो गूगल ने आपकी ज़िंदगी को समेट दी है, तो अब आपको बिल्कुल इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो टू द गूगल, पुट द डॉक्टर्स नेम एंड यू विल रीच देयर। और बहुत सारे लोगों सर ऐसा लगता है अगर किसी डॉक्टर का नाम गूगल पे नहीं आ रहा, वैसे ऑल दो आता है आजकल, मैं समझती हूँ कि जिसका नाम गूगल पे नहीं आता मैं वही तो डाउट में हम पड़ जाते हैं कि वो वाकई क्वालिफाइड है भी कि नहीं, कि वो नहीं है, क्योंकि देयर आर सम थिंग्स, क्योंकि ज़ाहिर सिस्टमैटिक एरर्स भी आर देयर, बट स्टिल इट इज़ वेरी इजी। इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, डॉक्टर्स उस पर भी रजिस्टर्ड हैं। उसके अलावा आप किसी भी ऐसे डॉक्टर की अगर बात करें जो मेरा ख्याल है 1-2 साल भी प्रैक्टिसिंग डॉक्टर है, और उसका सारा पोर्टफोलियो आपको बड़े आराम से मिल जाता है। और मेरा ख्याल है 1-2 साल बहुत कम होते हैं किसी भी डॉक्टर की प्रैक्टिस का, एंड अप टू सो ऑन। बट थैंक यू सो मच सर, आप हमारे शो पर आए, एंड विल कीप ऑन डिस्टर्बिंग यू फॉर अ व्हाइल जस्ट फॉर द सेक ऑफ एजुकेशन। आप जब बुलाएंगी मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जाने से पहले स्किन के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम मर्द और खवातीन के लिए जो आपका शो देख रहे हैं और आपको फॉलो करते हैं, आपके पेशेंट्स हैं, उनके लिए प्लीज़ कोई मैसेज दीजिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप चाहती हैं कि आपके स्किन पे ग्लो रहे, नूर आए, 5 वक्त की नमाज पढ़ो, कलाम पाक पढ़ो, और हॉलीडेज़ पे खाली नथिया गली मरी कागान नारान नहीं जाना, अल्लाह के घर जाओ, वो जो पैसे जमा करो, अल्लाह के घर जाओ, नबी पाक के रोज़े पे जाओ,
इतनी ग्लो आएगी, इतनी चमक आएगी नमाज पढ़ के जब हाथ उठाओगे अल्लाह ताला के आगे हर नमाज के बाद कि अल्लाह ताला मेरे गुनाह बख्श दे, अल्लाह ताला मैंने जो गलतियां की हैं मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह ताला मुझे नेक शहरी बना, अल्लाह ताला मुझे अच्छा इंसान बना, मुझे एक लविंग और केयरिंग पर्सन बना, मुझे लोगों से बुग़्ज़ ना करने दे। मैं कहता हूँ इतना नूर आएगा, इतना चेहरा क्लियर हो जाएगा और जो अंदरूनी सेटिस्फेक्शन है वो इतनी मिलेगी कि आप अल्लाह के इतने नज़दीक हो जाएंगे, सब गम भूल जाएं। और जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम आती है, आपको हो मुझे हो, उसकी ज़ात से मांगो जो मांगना है। अल्लाह ताला कुरान की हर पेज पे क्या कहता है, ये एक ही बात करता है, बीमारी देने वाला भी मैं हूँ, शिफा देने वाला भी मैं हूँ। सो शिफा तो उसने देनी है, हम डॉक्टर तो एक वसीला होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली शिफा उसकी ज़ात के पास है। तो ये अगर आप नुस्खा इस्तेमाल करें नमाज का, कुरान का और उम्रे का, हज का, तो मेरा ख्याल है इतना चेहरा ग्लो करेगा कि आपका चेहरा गोरे ही रहेगा सारी उम्र, कभी उस पर कोई धब्बा नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आपने देखा हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ काज़मी मौजूद थे। डर्मेटोलॉजी में अगर बात की जाए तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा इंसान जो इस शोबे से मुंसलिक है, डॉक्टर है, यहाँ पर किसी ऐसे मसले का शिकार हुआ है, कभी उसने सर्च किया हो और उसे सर का नाम सबसे पहले नाम मिलता हो। एंड विद दैट एंड नोट कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखने के साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रखने के साथ साथ इस बात का ज़रूर ख्याल रखिए कि आप जो अपनी स्किन के साथ कर रहे हैं समहाउ आप अपनी जनरेशन्स को आगे ट्रेन भी कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं ये चीज़ें उससे ज़्यादा बढ़ेंगी, इसीलिए हर चीज़ को मतवाजन रखते हुए, बैलेंस रखते हुए चलें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, बहुत खुश रहें और अपनी मेज़बान डॉक्टर वीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका और हम सबका अल्लाह हम नासिर।